हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवोदित में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हम इस चैनल पर जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के गणित के पाठ को कवर कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। आपने इससे पहले का वीडियो यानी कि अध्याय नंबर 1, जिसमें हमने संख्या और संख्या पद्धति के बारे में जाना था, उम्मीद करता हूँ आप उसे देख चुके होंगे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है पूर्ण संख्याओं पर 4 मूलभूत संक्रियाएं। जिस प्रकार मैंने पहले अध्याय पर आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ प्रश्न दिए थे, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि उस अध्याय से कितने और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार के प्रश्न मैं इस वीडियो में भी इस चैप्टर के लिए आपको कुछ प्रश्न दिखाऊंगा, जो कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, राजेश का वजन राम के वजन से 5 किलोग्राम कम है और नेहा का वजन राम के वजन से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का वजन 103 किलोग्राम है तो राम का वजन क्या है? यह प्रश्न JNV ST 2015 में आया हुआ है। यानी कि इस तरीके के प्रश्न आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपको इस चैप्टर से देखने को मिल सकते हैं। अभी आपको प्रश्न देखकर बहुत लंबा चौड़ा और कठिन लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के अंत तक आते आते आप इस प्रकार के प्रश्न हल करने में सक्षम होंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए। एक दुकान 5 सेबों का एक पैकेट 25 रुपये में बेचती है और एक सेब 6 रुपये में बेचती है। यदि एक महिला 27 सेब खरीदती है तो उसे कितने पैसे देने होंगे? यह प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2018 में आया हुआ है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा? यहाँ पर इस प्रश्न में आप देख सकते हैं अभाज्य संख्या, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है और बहुत सारे संख्याओं के प्रकार पढ़े थे, उसमें से एक संख्या अभाज्य संख्या। उसमें बोल रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, यानी कि उन सारे संख्याओं को गुणा करना है और उसका जो गुणनफल आएगा, उसका जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, ये हमें ज्ञात करने के लिए बोले हैं। वीडियो के अंत तक ऐसे प्रश्नों के आपको कई सारे ट्रिक आपको पता चल जाएंगे, तो इसलिए बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में एक छोटा सा जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर के नाम पर ध्यान दें तो उसमें लिखा हुआ है पूर्ण संख्याओं पर, यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या होती क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे 4 मूलभूत संक्रियाएं, यानी कि हम सभी 4 मूलभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। संक्रियाओं का शाब्दिक अर्थ इंग्लिश में देखें तो हम संक्रिया को ऑपरेशन बोलते हैं। ऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना ही होगा। तो हम इस चैप्टर में हम उन 4 मूलभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम भाजकता की जांच के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पाठ है ये, और सबसे ज़्यादा प्रश्न इस चैप्टर से इसी पाठ से पूछे जाते हैं। तो इस पाठ को आप जरूर मिस ना करें। ये पाठ सबसे लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत लाभकारी होगा, इसलिए आप इस पाठ को मिस ना करें। उसके बाद सबसे लास्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है 2 संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। यानी कि मैंने जो आपको प्रश्न दिखाया, उसमें जो तीसरा जो प्रश्न है उसको हम कैसे हल करते हैं वो हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जानेंगे। वीडियो के सबसे पहले भाग पर हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या के बारे में हमने पहले अध्याय यानी कि संख्या और संख्या पद्धति में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसी का हम एक छोटा सा रिवीजन इस वीडियो में करेंगे। इस अध्याय में भी इसका सबसे मेन खेल तो इसी संख्या के बारे में ही है कि पूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या में विभिन्न संक्रियाएं जो हम करते हैं। तो हमें यह जानना आवश्यक है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वे सारी संख्याओं का समूह है जो प्राकृत संख्या में आती हैं और शून्य, यानी कि प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जिसे हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। मान के चलिए हमें अगर कुछ गिनना हो तो हम गिनना कहाँ शुरू करते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार प्राकृत संख्या और इसी प्रकार सारी प्राकृत संख्या और शून्य को जो मिलाकर समूह बनती है, उसी समूह को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसी पूर्ण संख्या पर हम इस चैप्टर पर पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो अगले पार्ट पर हम ये जानेंगे कि 4 मूलभूत संक्रियाएं क्या क्या होती हैं।
अब हम वीडियो के अगले पार्ट पर जानेंगे कि 4 मूलभूत संक्रियाएं, यानी कि अगर हम इंग्लिश में बोलें तो संक्रियाओं का अर्थ होता है ऑपरेशन। ऑपरेशन के बारे में आप लोगों ने कभी न कभी सुना ही होगा। ऑपरेशन डॉक्टर्स करते हैं किनका? मरीजों का। यानी कि जब मरीज या फिर कोई जोखिम व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को उस मरीज का इलाज करना होता है। तो जो डॉक्टर है उसके शरीर पे अध्ययन करता है, उस शरीर को देखता है, उसके शरीर में क्या चीज़ की कमी है या फिर उस शरीर को किस प्रकार हम सुधार सकते हैं, उसको किस प्रकार हम स्वस्थ बना सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्टर है उसके शरीर में ऑपरेशन करता है, ये हमने सुना ही होगा। उसी प्रकार हम पूर्ण संख्याओं पर भी ऑपरेशन करते हैं, यानी कि उसके साथ हम तोड़ते मड़ोते हैं, उसको हम जोड़ते हैं, उसको घटाते हैं। उसी प्रकार जो हम 4 मूलभूत यानी कि जो फंडामेंटल संक्रिया है वो कुछ इस प्रकार है, जो कि है सबसे पहला जोड़, यानी कि हम पूर्ण संख्याओं को जोड़ सकते हैं। 2 अलग अलग पूर्ण संख्याएं अगर दी गई हो तो हम उसे जोड़ सकते हैं। उसी प्रकार दूसरा मूलभूत संक्रिया होती है घटाना, यानी कि हम अगर 2 पूर्ण संख्या दी गई हो तो उसमें से पहले पूर्ण संख्या में से हम दूसरे पूर्ण संख्या को घटा सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा हमारा संक्रिया यानी कि ऑपरेशन है, वो है गुणा। अगर हमें 2 पूर्ण संख्या दी गई हो तो हम उसका गुणा कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारा आखिरी और चौथा जो संक्रिया है वो है भाग, यानी कि हमें अगर 2 पूर्ण संख्या दी गई हो तो हम उसे भाग कर सकते हैं। हमारी जो 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं उसके बारे में तो हमने जान लिया, वो है जोड़ घटा गुणा भाग। ये जो जोड़ घटा गुणा भाग का जो संक्रिया है वो जब हम पूर्ण संख्याओं पर कर रहे होते हैं तो 4 नियम का पालन करते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला नियम हम पूर्ण संख्याओं को संक्रिया करते वक्त देखते हैं, वो है समवरक नियम। उसी प्रकार दूसरा नियम है क्रम विनिमय नियम, और तीसरा जो नियम है वो है साहचर्य नियम, और जो चौथा और आखिरी नियम है वो है बंटन नियम। इन सभी के बारे में हम और अधिक अच्छे से जानेंगे। सबसे पहला नियम हमारा आ जाता है वो है समवरक नियम। समवरक नियम यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी। यह नियम कहता है कि यदि a और b कोई 2 पूर्ण संख्या है तो इनका योग तथा गुणा करने पर योगफल जो हमें प्राप्त होगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। यानी कि अगर हमारे पास 2 पूर्ण संख्या है, मान के चलो हमारे पास है 2, यानी कि यह एक पूर्ण संख्या है। इसमें अगर हम 5 जोड़ दें, 2 और 5 दोनों ही पूर्ण संख्या है, अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमें जो संख्या मिलने वाली है वो है 7, जो कि एक पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार ये तो हुआ जोड़ का। उसी प्रकार यदि हम दो एक पूर्ण संख्या है, हम कोई भी पूर्ण संख्या ले सकते हैं। दुनिया में जितने भी पूर्ण संख्या हैं उन सब को हम ले सकते हैं, उन सब पर ये नियम जरूर फॉलो करेगा। उसके बाद हम दूसरा पूर्ण संख्या ले लेते हैं 4। 2 और 4 को गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा, यानी कि क्या आएगा? 8 आएगा। 8 भी एक पूर्ण संख्या होगा। यह तो हुआ हमारा पहला नियम यानी कि समवरक नियम। अब हमारा जो दूसरा नियम है उसका नाम है क्रम विनिमय नियम, यानी कि यह नियम हमें कहता है कि कोई भी 2 पूर्ण संख्या a और b अगर हम ले, उसको जोड़ या फिर गुणा करने पर उसके अगर यदि हम क्रम बदल लें फिर भी उसका जो योगफल या फिर जो गुणनफल है वो भी समान होगा। यानी कि इसका परिभाषा देख सकते हैं। इस नियम को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि मान चलिए हमारे पास 2 पूर्ण संख्या है, पहला है 4 और दूसरा हम पूर्ण संख्या ले सकते हैं 6। यहाँ पर हम लिए हुए हैं 2 पूर्ण संख्या, एक है 4 और एक है 6। इन दोनों को जोड़ने से हमारे पास जो योगफल आएगा, योगफल यानी कि जो इसका जो उत्तर आएगा वो है 10। तो यह नियम कहता है कि 2 पूर्ण संख्या के क्रम बदल कर जोड़ने से भी जो योगफल आएगा वो समान होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने 4 पर 6 जोड़ा है, उसी प्रकार हमने अगर 6 पर 4 जोड़ा तो भी कितना आएगा? 10 आएगा। तो यह नियम यही कहता है। उसी प्रकार ये नियम गुणा करने पर भी फॉलो करता है।
जैसे कि मान के चलो हमारे पास दो पूर्ण संख्या है 3 और 4। इसका हम अगर क्रम बदल दें तो क्या आएगा, 4 गुणित 3। इसका उत्तर क्या आएगा, 3 चौक 12। और इसका भी उत्तर कितना आएगा, 12, क्योंकि 4 तिया होता है 12। तो यह नियम यही कहता है कि दो पूर्ण संख्या अगर है उसके अगर हम क्रम बदल दें तो उसका जोड़ यानी कि योगफल भी समान आएगा और उसका गुणनफल यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो प्रोडक्ट आता है वो भी समान आएगा। यहाँ आप उसके एग्जाम्पल से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला नियम है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास अगर 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्या है, मान के चलिए हमारे पास ए बी सी है, ए बी सी है, तो हम इन तीनों संख्याओं का अलग अलग समूह बनाकर जोड़ें या फिर अलग अलग समूह बनाकर गुणा करें, इन दोनों का उत्तर समान ही आएगा। मान के चलिए हम 3 पूर्ण संख्या ले सकते हैं, 3, 4 और 6। हमारे पास 3 पूर्ण संख्या है, हम इन तीनों का अलग अलग समूह बनाकर जोड़ेंगे और तीनों का अलग अलग समूह बनाकर गुणा करेंगे। देखते हैं इसका उत्तर दोनों से सेम आता है कि नहीं। यहाँ पर हम 3 और 4 का एक समूह बनाएंगे प्लस 6। इसका उत्तर कितना आएगा, 4 और 3 होता है 7, 7 और 6 होता है 13। उसी प्रकार हम सबसे पहले 3 को अलग ले लेते हैं और 4 और 6 का एक समूह बना लेते हैं। यहाँ पर 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 10 और 10 और 3 हो जाएगा 13। यानी कि यहाँ पर हमने 2 अलग अलग समूह बनाया इन तीनों नंबर के, फिर उसको हमने जोड़ा तो उत्तर जो है समान आएगा। उसी प्रकार हम गुणा के केस में भी देखेंगे तो इसी संख्या को ले लेते हैं। हम सबसे पहले 3 और गुणित 4 करेंगे, फिर उसके बाद गुणा करेंगे 6 का, तो क्या उत्तर आएगा, 3 चौक 12, 12 छक्का 72। इसी प्रकार हम दूसरा समूह बनाएंगे जिसमें हम 3 को अलग करेंगे और 4 को 6 के साथ समूह बनाकर गुणा कर देंगे। उसमें हम देखेंगे कि 6 चौक 24 और 24 तिया 72 आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं जोड़ के यानी कि एडिशन के केस में यहाँ पर 3 और 4 का समूह बनाए और यहाँ पर 4 और 6 का समूह बनाए और 6 को अलग कर दिए और 3 को अलग कर दिए, तो जो उत्तर आया वो 13 है। यहाँ पर भी 13 है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमारे पास 3 संख्या है, दोनों का अलग अलग समूह बनाया, यहाँ पर अलग, तो जो उत्तर आया वो समान है। इसका मतलब यह है कि साहचर्य नियम यहाँ पर पूर्ण संख्याओं के लिए मान्य होगा। अब हमारा जो चौथा नियम यानी कि जो आखिरी नियम है वो उसका नाम है बंटन नियम। बंटन नियम कुछ इस प्रकार से है, यदि हमारे पास 3 पूर्ण संख्या है ए बी सी तो वह इन दोनों नियमों का पालन करेगा। इन दोनों नियमों को सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल लेकर के। तो मान के चलिए हमारे पास 3 पूर्ण संख्या है, 3, 4 और 5। ये 3 पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है। यदि हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रश्न पूछ दिया गया कि 3 गुणित 4 प्लस 5, यहाँ पर हमें 3 को गुणा करना है ब्रैकेट के अंदर संख्या के साथ। तो यहाँ पर हमें तो यह पता है कि पूर्ण संख्याओं में जो संक्रिया होती है वो 2 संख्याओं के बीच होती है। तो यहाँ पर तो 3 संख्या है, तो हम यहाँ पर संक्रिया कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला जो गुणा वाला जो संक्रिया है वो इसके साथ होगा, फिर उसके बाद हम उसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इस 3 के साथ गुणा वाला संक्रिया इसके साथ भी होगा। तो इसको हम सरलीकरण करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जो कि 3 गुणित 4 ये अलग हो जाएगा और प्लस 3 गुणित 5
तो जो इसका जो उत्तर आएगा वो इसके बराबर होगा 3 चौक 12 प्लस 3 पंचे 15 यानी कि 27। यहाँ पर हमारा पहला नियम फॉलो करता है। पहला नियम जो कि कुछ इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्यता की जांच के बारे में। भाज्यता की जांच समझने से पहले मैं आपको विभाज्यता के बारे में बताना चाहूँगा। विभाज्यता के नियम कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी बड़ी संख्या को जब हम छोटी संख्या से भाग दे रहे होते हैं, तब उसमें जो शेष फल आता है वो जब अगर शून्य आ जाए तब उस बड़ी संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। इस पूरी तरह से विभाज्य होने की जो स्थिति होती है उसे हम विभाज्यता कहते हैं। इस परिभाषा से आपको अगर समझ ना आया हो तो मैं आपको एक आसान सा उदाहरण देकर समझाना चाहूँगा। मान के चलिए आप अपने जन्मदिन पर किसी मिठाई दुकान पर गए और वहाँ से 17 लड्डू लेकर आए और आपके पास हैं कुल 5 दोस्त, और आप चाहते हो कि उन 5 दोस्तों को बराबर लड्डू बांट सको, ताकि वो बाद में आपसे झगड़ा ना करे कि आपने किसी दोस्त को ज़्यादा लड्डू दे दिया और किसी दोस्त को कम लड्डू दे दिया। इसीलिए आप चाहते हैं कि आप 5 दोस्तों को बराबर लड्डू बांटो। उसके लिए आप क्या करोगे, उन 17 लड्डुओं को 5 लोगों में बांट दोगे। तो बांटने के लिए हम भाग देते हैं। तो हमारे पास कितने लड्डू हैं, 17, और हम भाग देंगे 5 से। 5 दिया होता है 15 और शेष फल बच जाएगा 2। यानी कि आप 5 दोस्तों को 3-3 लड्डू बराबर बराबर दे सकते हो। फिर आपके पास 2 लड्डू एक्स्ट्रा बच जाएंगे। कि जो एक्स्ट्रा लड्डू है उसे हम कहते हैं शेष फल। और जो लड्डू आप पूरा बराबर बांट सके, जो बराबर बांटने वाली जो संख्या है वो होती है हमारी भागफल। और हमारे पास जो टोटल संख्या है लड्डू का, जो हमारे पास सबसे पहले स्टार्टिंग में था, उस संख्या को हम कहते हैं भाज्य। जो हमारे पास दोस्तों की संख्या है टोटल, जिसमें हमें इन 17 लड्डुओं को बांटना है, उसे हम कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भाजक और भागफल को गुणा करने के बाद, यानी कि 5 और 3 को गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी उसको हम शेष फल से जोड़ देंगे, तब हमारे पास वापस वही संख्या जो हमारे पास स्टार्टिंग में था वो आ जाता है। तो यहाँ पर एक नियम आता है हमारे पास, वो ये है कि जो भाज्य होती है वो बराबर होती है भाजक गुणित भागफल धन शेष फल। तो यही जो नियम है उसे हम विभाज्यता का नियम कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भाज्यता की जांच के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 से विभाज्यता, यानी कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उसके इकाई संख्या पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगी। यानी कि एक उदाहरण से हम देखते हैं, हमारे पास बहुत सारी संख्या हैं, जैसे कि 334। यह संख्या 2 से पूर्णतः भाज्य होगी या नहीं, इसको हम ज्ञात करने के लिए हम इसके इकाई स्थान पर देखेंगे कि इकाई स्थान पर कौन सा अंक है। यहाँ पर इकाई स्थान पर 4 है, यानी कि इसके नियम पे आप देख सकते हैं, अगर इकाई स्थान पर 0, 2, 4 यानी कि 4 अगर है तो यह संख्या पूर्णतः 2 से विभाजित होगी। इसी प्रकार हम दूसरा संख्या भी ले सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास है कोई बड़ी संख्या लेते हैं 10। यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं, ये आपको पता करना है। तो जब आप इसको पता करने जाएंगे, पता करने के लिए आप जब भाग देंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन आपको लंबा चौड़ा भाग देने की जरूरत नहीं है। आप इसके इकाई के स्थान पर देखिए कि कौन सा अंक है। इकाई के स्थान पर यहाँ पर 0 है, यानी कि यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता के बारे में। कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य तभी होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि एक थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं, हमारे पास है 145।
यह एक संख्या है, इसे हमें ज्ञात करना है कि यह 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हम इनके सभी अंकों का योग करेंगे, यानी कि हम करेंगे 1 4 धन 5, इसका जो योगफल आएगा वो है 5 4 9 और 1 10। 10 जो है वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता, क्योंकि 3 के पहाड़ा में कभी भी 10 नहीं आता। 3 आता है 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12। यहाँ पर 10 नहीं आता, इसका मतलब यह है कि 10 जो है 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। इसी प्रकार जब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, मान के चलिए हमारे पास कोई दूसरा संख्या है 336। यहाँ पर जब हम तीनों अंकों का योग करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 3 3 6 6 6 12, यानी कि 12 3 से विभाजित है या नहीं। 12 3 के पहाड़ा में 12 आता है, इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या है यह 3 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हम पढ़ेंगे 4 से विभाज्यता के बारे में। कोई भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं, यह चीज़ ज्ञात करने के लिए हम उसके आखिरी के 2 अंकों को देखेंगे। अगर आखिरी के 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरा संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यदि उस संख्या के आखिरी के 2 अंक शून्य हैं तो भी वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगा। मान के चलिए हमारे पास एक संख्या है 44,440। इसको हम ज्ञात कर रहे हैं कि यह 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो हम इसे 4 से भाग देकर देखते हैं। सबसे पहले 4 एकम 4 0 4 4 एकम 4 0 0, मतलब यहाँ पर शेषफल क्या आया, 0। इसका मतलब यह है कि जो 440 है वह 4 से विभाजित है। यहाँ पर हम जो नियम है उसको फॉलो करते हुए देखें तो 40 यानी कि जो 440 है उसके आखिरी के 2 अंक यानी कि 40 हमारे 4 के पहाड़ा में आता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 440 भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास दूसरा संख्या भी हो कि हमारे पास अगर मान के चलो है 332, इसको हमें अगर ज्ञात करना हो कि यह 4 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम इसके लास्ट के 2 अंक को देखेंगे। 2 अंक को मिलाकर जो बनने वाली संख्या होगी वो अगर 4 से विभाजित है तो इसका मतलब यह है कि यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी कि 32 जो है 4 से विभाजित होता है या नहीं। 4 के पहाड़ा में 32 आता है, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होता है, इसलिए यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं 2 शून्य वाले। जैसे कि अगर मान के चलो हमारे पास है 500, यह संख्या भी 400 से पूर्णतः विभाजित होगा, क्योंकि हमारा नियम जो कहता है वो यह है कि अगर लास्ट के 2 संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह 4 से, अगर लास्ट के 2 अंक शून्य हो तो वह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अगर हम इसे भाग देकर भी देखें तो भी यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे 5 के विभाज्यता के बारे में, यानी कि कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। उसके लिए बहुत ही आसान सा एक नियम है जो कि यह है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि मान के चलिए हमारे पास कोई संख्या है 545, इसका इकाई के स्थान पर देखिए यहाँ पर है 5, यानी कि यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसे हम भाग करके भी देख सकते हैं। 5 5 एकम 5 0 4 तो जाएगा नहीं, सिर्फ 45 को पूरा ले लेंगे। 5 निया 45, यहाँ पर शेषफल आ जाएगा 0। शेषफल 0 यानी कि जो 545 है वो 5 से पूर्णतः विभाजित है। अब हम पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता के बारे में, यानी कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं, यह हम ज्ञात करने के लिए हम ये देख लेंगे कि वह संख्या 2 या 3 से विभाजित होता है या नहीं। अगर 2 या 3 से वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी
इसका मतलब यह है कि वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम एक उदाहरण लेकर के यह नियम को साबित कर सकते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक संख्या है 618। यह संख्या 2 से भी पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 8 है, और यह संख्या 3 से भी विभाजित होगी क्योंकि इन तीनों अंकों का जो योगफल आता है वो होता है 8, 1 9, 9 और 6 15, 15 जो कि 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यह संख्या 3 से भी पूर्णतः विभाजित है। इसी प्रकार हम किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं कि वह 6 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए हमें यह चेक करना होगा कि वह संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। अब बारी है 7 की। कोई भी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, वो हमें ज्ञात करने के लिए उसका एक नियम होता है जो कि यह लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पढ़ा हुआ लिखा हुआ समझ नहीं आएगा तो आप उदाहरण से आप समझ सकते हैं। आसान से शब्दों में आपको समझा सकता हूँ। मान के चलिए आपके पास कोई संख्या है, इस संख्या को हमें यह टेस्ट करना है कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके इकाई के स्थान में जो संख्या है, इकाई के स्थान में जो अंक है उसको हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणित 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। और इसके बाद जो बची हुई संख्या होगी उसके साथ हम इस 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि 354 माइनस 4, जो उत्तर आएगा वह है 350। उसके बाद जो उत्तर आएगा उसको हम 7 से भाग करके देखेंगे। यदि वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो वह संख्या जो स्टार्टिंग में जो संख्या मिली थी वो संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 350। 350 को जब हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 5 6 7 5 6 35 0 0। तो यहाँ पर यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। यहाँ पर इसका नियम यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। बाकी आसान शब्दों में आपको यही कहूँ कि कोई भी संख्या अगर दी जाए तो उसके जो अंतिम संख्या है यानी कि जो इकाई संख्या है उसको आप 2 से गुणा कर दीजिएगा, और जो बाकी जो संख्या बचेगी उसमें वह संख्या घटा दीजिएगा। फिर उसके बाद जो संख्या आएगी उसको आप 7 से भाग दे करके देख लीजिएगा। अगर वो संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हुई तभी ये संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब बारी आती है 8 की। अगर हमें यह ज्ञात करना हो कि कोई भी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम उसके आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। अगर आखिरी के 3 अंकों में 0 0 0 है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर अंतिम 3 अंक भी अगर 8 से पूर्णतः विभाजित है तो भी वो संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। मान के चलिए हमारे पास अगर कोई संख्या है, यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, उसके लिए हमें अंतिम के 3 अंकों को देखना पड़ेगा और इन 3 अंकों को 8 से भाग दे करके देखना पड़ेगा। अगर यह 3 अंक 8 से पूरी तरीके से भाग हो जाता है तब यह पूरा संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यदि अगर इसी प्रकार का कोई दूसरा संख्या दे दिया जाए, मान के चलो अगर हमें दे दिया 58,000, यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, यह ज्ञात करने के लिए हम इसके आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। अगर आखिरी के 3 अंकों में 0 0 0 है तो वह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगा। अब बारी आती है 9 की। अगर कोई भी संख्या दे दी जाए और हमें यह ज्ञात करने को बोल दिया जाए कि अगर वो संख्या 9 से विभाजित है या नहीं, तो हम उसके सारे अंकों को जोड़ देंगे और देखेंगे कि जो योगफल आ रहा है वह 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। अगर वह योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तब वो संख्या भी पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगा। यह कुछ 3 के विभाज्यता के नियम के बराबर है। जैसा कि हमने देखा था कि 3 के जो विभाज्यता होती है, 3 के जो विभाज्यता का नियम है, जिसमें हम यह देखते हैं कि उसके तीनों उसके जो अंकों का जो योगफल होता है वो अगर 3 से विभाजित हो जाएगा तभी वो 3 से
तभी वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। उसी प्रकार 9 का भी ऐसा ही है, उसके सारे अंकों को हम जोड़ेंगे, अगर वो योगफल 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या 10 से विभाजित तभी होगा जब उसके इकाई के स्थान पर शून्य होगा। यानी कि कोई भी संख्या अगर दे दी जाए और हमें ज्ञात करने को बोल दिया जाए कि वो संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं, तो हम उसके इकाई के स्थान पर देखेंगे। अगर उसके इकाई के स्थान पर शून्य है तब वो संख्या पूर्ण तरीके से 10 नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम इस वीडियो के इस चैप्टर के सबसे आखिरी पार्ट पर आ चुके हैं। इस चैप्टर के आखिरी पार्ट का नाम है 2 से अधिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक। अगर हमें 2 से अधिक संख्या दे दी गई हो और हमें यह ज्ञात करने को बोल दिया गया हो कि इन संख्याओं का गुणनफल का जो इकाई का अंक है वो क्या होगा, तो हमें उस पूरे संख्या को गुणा करने का जरूरत नहीं होता। उसके हम अगर इकाई के संख्या को गुणा करने से जो संख्या आती है वही संख्या का जो इकाई का अंक होता है वही अंक उस बड़ी संख्या के गुणनफल का इकाई अंक होता है। मान के चलिए हमारे पास एक छोटा सा उदाहरण है। अगर हमारे पास एक 3 संख्या दे दी गई हो, मान के चलो हमारे पास संख्या है 10। यहाँ पर हमारे पास 3 संख्या है, इन तीनों संख्या को हमें गुणा करना है और हमें यह पूछा जाता है कि इन तीनों संख्या के गुणा करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हमें यहाँ पर इन तीनों के इकाई के स्थान वाले अंकों को गुणा करना होता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 गुणित 5 गुणित 0, तो इसका उत्तर क्या आएगा 9 5 45 45। और कोई भी संख्या को 0 से गुणा करने के बाद हमें वापस 0 ही मिलता है। यानी कि जब हम इन संख्या को पूरा गुणा करेंगे तब इसका जो गुणनफल आएगा उसके इकाई के स्थान पर 0 ही आएगा। तो इसी प्रश्न के साथ हमारा यह अध्याय खत्म होता है। आपको मैंने जो स्टार्टिंग में जो प्रश्न दिए थे वो प्रश्न आप खुद से ट्राई करें और कोशिश करें कि वो आपसे बन जाए। अगर नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इन प्रश्नों के हल चाहिए करके, तो मैं आपको इन प्रश्नों के हल के साथ एक नया वीडियो जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।